नमस्कार। आपकी संधि स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो संधि है, आगे वाली जो संधि चलेगी वो व्यंजन संधि चलेगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों आके यहाँ पर धीरे हो जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को लगभग स्वर संधि बहुत अच्छी से आती है, लेकिन जैसे ही वो व्यंजन संधि की ओर आते हैं, व्यंजन संधि उनको थोड़ी सी हार्ड लगने लग जाती है और शिक्षक भी पढ़ाने के अंदर थोड़ा हिचकिचाहट आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। व्यंजन संधि पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगी। बड़ी ढंग की व्यंजन संधि, आप ढंग से देखिएगा। व्यंजन संधि देखो, अगली जो संधि है वो आपकी व्यंजन संधि है 2 नंबर पे। व्यंजन संधि के अंदर जो पहला जो नियम है, ये नियम नहीं है, वैसे नियम बनाए गए हैं, आपके काम आ जाएंगे आगे, आप ढंग से आराम से देखना। नियम बनाए गए हैं, जैसे देखो, कोई भी वर्ण है, इस वर्ण में से ए की मात्रा, मतलब ये स्वर है, इसको अपन बाहर ले लेते हैं। बाहर क्या लेते हैं? अगर इसकी मात्रा को बाहर लेते हैं तो आपका जो भी वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नियम है नहीं, बनाए गए हैं, लेकिन जैसे ही आपके आगे संधि चलेगी वहां आपके ये काम में आएंगे। दूसरा नियम देखिएगा, जैसे कोई भी वर्ण है, वर्ण के अंदर ए स्वर यानी वापस ए की मात्रा, अगर इस मात्रा को हम जोड़ देते हैं तो आपका जो भी वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। नियम नंबर 3 देखिएगा, जब भी कोई वर्ण आधा है तो आधे वर्ण का आधा ही होता है। बड़े ढंग से समझो, आराम से। ये नियम बनाए गए और बड़े अच्छे से काम आते हैं व्यंजन संधि करते समय। देखिएगा, कोई भी वर्ण होगा उसमें से आप स्वर की मात्रा, क्योंकि हर वर्ण के अंदर ए स्वर अंतर्निहित होता है, ए स्वर की मात्रा, माइनस का मतलब होता है बाहर लेना, ए स्वर की मात्रा को बाहर लेंगे तो आपका जो भी वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इससे आपको उपसर्गों में भी सहायता मिलेगी, संधि में भी सहायता मिलेगी, हलत को कैसे जोड़ना, कैसे उसको बाहर लेना है, ये सब आपको यहाँ पता चल जाएगा। कोई भी वर्ण है, उस वर्ण के अंदर ए स्वर की मात्रा को जोड़ा जाता है तो आपका जो भी वर्ण आधा होता वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो आधे वर्ण का क्या रहता है? आधा ही रहता है। अब देखो, नियम से देखो, आराम से समझ में आ जाएगी। व्यंजन संधि बड़ी इजी है, बड़े ढंग से समझो, आराम से बैठे बैठे। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर में मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप वैसे वैसे लिखिए। लिखने के बाद, समझने के बाद वस्तुनिष्ठ की ओर चाहिए, आपके सारे वस्तुनिष्ठ क्लियर हो जाएंगे। बड़े ढंग से आप पढ़िए, आराम से देखो। जैसे व्यंजन संधि 1 नंबर पर आपके स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि के 5 उपभेद भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर जो संधि चल रही है, व्यंजन संधि चल रही है। और व्यंजन संधि का पहला नियम देखिए, बिल्कुल इजी है। देखो, जैसे किसी भी वर्गीय व्यंजन का, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, रुकना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में आपको व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहले के साथ हलंत, उसके सामने प्लस। फिर कह रहा कि ये किसी भी वर्गीय व्यंजन में पहला आ जाए, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, उनके सामने या तो क्या आ जाए? तीसरा आ जाए, या फिर क्या आ सकता है? स्वर आ सकता, या फिर क्या आ जाए? य, र, ल और व, ये आ जाए। वापस सुनिएगा, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहले के साथ हलंत, ये आ जाते हैं। किसी भी वर्गीय व्यंजन का मतलब कोई भी कचड़ तप हो सकता है। अब कह रहा है कि अगर इसके सामने ये कोई भी आ जाए, या तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा आ सकता है, या सारे स्वर आ सकते हैं, या य, र, ल, व आ जाए, तो क्या करना है? यानी इनके सामने ये वाली चीजें आ जाएं, ये वाली चीजें, तो फिर ये क्या करेगा? ये तीसरे में बदल जाएगा। और तीसरा भी कौन सा होगा? इसके अपने परिवार का तीसरा होगा, इसके अपने परिवार का तीसरा ही होगा। उदाहरण से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, देख, धन, गज। अब देखो, नियम लगाते हैं। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला है, बिल्कुल सही है। क्या? पहला है। हलंत, बिल्कुल हलंत है, ठीक है, ये हो गया।
अब ये कह रहा है कि इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो यहां पर देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहां पर देखो तीसरा आ रहा है, ठीक, एक तो आ ही गया है, तो फिर क्या करना है, ये जो पहला है ये तीसरे में चला जाएगा, ठीक है, ये जो पहला है ये किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा, और इसका के का तीसरा क्या है, अपने परिवार का तीसरा, तो भाई साहब यही है घे, यही है। अब देखो, अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा कि जब भी कोई वर्ण आधा होगा तो आधे वर्ण का क्या होगा, आधा ही होगा, ठीक है। देखो, जब भी कोई वर्ण आधा है तो आधे वर्ण का आधा ही होगा, यानी ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब सुनो, अगर किसी वर्ण के पास में डंडी होती है, अगर उस वर्ण को आधा करना होता है तो उसकी डंडी को हटा दिया जाता है और केवल ऐसे लिखा जाता है, यानी आधे वर्ण का आधा ही होगा। इस वर्ण के पास में डंडी है, इसकी डंडी को अपन हटा लेंगे और वापस ये संधि इस तरीके से बन जाएगी, एलोच, ये बनेगी दिग्गज। ऐसा बोला भी जाता है दिग्गज नेता। हाँ, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो और उदाहरण देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। जैसे देखो, दिगंबर, फिर देखिए, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, ये पहला, ठीक है, ये देखो ये पहला है, फिर कह रहा है कि हलंत होना चाहिए, ये देखो ये हलंत है, ये लग गया प्लस, फिर ये कह रहा है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी आए, तो ठीक है। यहां पर क्या आया, यहां देखो, यहां पर क्या आया था, तीसरा है, यानी वर्ण आया था। यहां पर क्या आ रहा है, ये देखो ये स्वर आ रहा है, ठीक है, स्वर आ ही गया है, दिख रहा है अपन को क्या आ चुका है, स्वर आ गया। तो अब क्या करना है, तो ये कह रहा है कि अगर मेरे सामने ये चीजें आ जाती है तो मैं तीसरे में चला जाता हूं, और तीसरे में भी मैं मेरे परिवार में जाता हूं, किसी दूसरे के परिवार में नहीं जाता हूं। तो इसके परिवार का तीसरा तो यही है, ठीक। जब तक कोई वर्ण आधा होता है तब तक वो वर्ण भी आधा ही होता है, क्यों, क्योंकि आधे वर्ण का आधा ही होता है, ठीक। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी वर्ण के अंदर स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, वापस सुन लीजिए, किसी भी वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ जाती है तो फिर वो वर्ण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी देखो, किसी भी वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ जाती है तो फिर वो वर्ण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। उदाहरण क्या बन गया, दिगंबर बन गया। दिगंबर होते हैं ना, जिसके अंबर, जिसकी दिशाएं ही, जिसकी ध्यान रखना वस्त्र है, उसे क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको बड़े ढंग से समझ में आ रहे हैं उदाहरण। उसी प्रकार देखिएगा, जैसे उदाहरण आया दिग्धन विजय, वापस वही देख लीजिए, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला हलंत, हलंत, प्लस, प्लस, फिर ये कह रहा है कि मेरे सामने इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ठीक है, यहां पर क्या है, देखो वह, ये देखो वह आया, तो फिर ये कह रहा है कि मैं तीसरे में चला जाऊंगा, और तीसरे में भी मैं मेरे अपने परिवार के अंदर जाऊंगा। मित्रों, इसके अपने परिवार का तीसरा तो आपको भी पता है, ये घ ही है। मैंने कहा जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो आधे वर्ण का आधा ही होता है। अब देखो, स्वर है ही नहीं मूल रूप में, मूल रूप में स्वर होता तो ये मात्रा पूरा बन जाता है, लेकिन है ही नहीं आगे स्वर, तो ये आधे का आधा ही रह जाएगा। अब ये रह गया भाई साहब आधा, इसकी डंडी हटा दी, इसकी डंडी हटाने के बाद ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, एक तो ये संधि में आ रहा है कि व्यंजन संधि है, दूसरा ये शब्द शुद्धि में आ सकता है। शब्द शुद्धि में ये इस तरीके से हो सकता है कि आप गलती कर दो, हमेशा ये ध्यान रखना है। अगर किसी भी वर्ण में स्वर की मात्रा है, जैसे यहां पर है छोटी, और उससे पहले कोई डंडी वाला वर्ण है, डंडी वाला वर्ण है, तो आप ये ध्यान रखोगे उसकी मात्रा को सम्मिलित करके लिखा जाएगा। डंडी वाला होना चाहिए तो सम्मिलित करके लिखेंगे, लेकिन अगर बिना डंडी वाला हो गया तो सम्मिलित करके नहीं लिखेंगे, वहां पर वो गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि में भी आता है, संधि में भी आ रहा है, दोनों जगह आपको आना चाहिए। उसी प्रकार जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे उदाहरण है सटधन रिपु। अब देखो, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला है, बिल्कुल पहला है, प्लस फिर या तो तीसरा होना चाहिए, या स्वर होना चाहिए, या यरलवर होना चाहिए, तो क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तो देख लो, आराम से नहीं पता चल रहा है तो ये देख लो, आपको पता चल ही जाएगा। ये देखो, यहां पर क्या रे आया। अब देखो,
यानी कि अब बार बार क्या समझाऊं, मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गए। ये पहला है, ये रे सामने आया तो पहला तीसरे में चला जाएगा, इसके अपने परिवार का तीसरा तो यही है। मैंने कहा जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो आधे वर्ण का आधा ही होता है। अगर इस वर्ण के सामने स्वर होता तो ये वर्ण पूरा हो जाता, लेकिन इस वर्ण के सामने स्वर नहीं है, इसलिए ये वर्ण आधे का आधा ही रह जाएगा। अब सुनो, जिस वर्ण के पास में डंडी थी उसको आधा करने के लिए उसकी डंडी को हटा लेते थे, लेकिन जिस वर्ण के पास में डंडी नहीं है उसको आधा करना है तो उसके नीचे हलंत लगेंगे, क्योंकि हलंत रही तो इसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी स्वर नहीं है। स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी कोई वर्ण स्वर रहित होगा तो आने वाला वर्ण भी स्वर रहित ही होगा। और आपका शब्द क्या बन गया? षड रिपु। अब देखो, इससे पहले मैंने दिग्विजय वाला उदाहरण लिखा था, उसके अंदर मैंने ई की मात्रा के अंदर घ सम्मिलित करके लिखा था। क्यों लिखा था? मैंने आपको कहा था अगर डंडी वाला वर्ण होगा तो उसकी ध्यान रखना, उसको सम्मिलित करके लिखेंगे, भले ही वो आधा हो। लेकिन बिना डंडी वाला है और आधा है और उससे पहले छोटी ई की मात्रा है तो उसको सम्मिलित करके नहीं लिखेंगे, उसको अलग छोड़ के लिखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। शब्द शुद्धि के अंदर आपको पता होना चाहिए। षड्रिपु का मतलब तो यही होता है कि हिंदुओं के अंदर जैसे शास्त्र में चलता है कि मनुष्य के 6 रिपु का मतलब शत्रु होता है, षड का मतलब 6 होता है। 6 शत्रु होते हैं, जैसे मन, जैसे काम है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये इस तरीके से जैसे 6 शत्रु होते हैं उसे ही षड रिपु कहते हैं, आपको आना चाहिए। उसी प्रकार जैसे उदाहरण देखिए, सट धन यंत्र। अब देखो, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला है, हलंत हलंत भी है, प्लस प्लस भी है। फिर कह रहा कि या तो तीसरा दे दो, या स्वर दे दो, या यारा लवा दे दो। तो फिर यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर ये आ रहा है। तो ये पहला किस में चला जाएगा? ये तीसरे में चला जाएगा। मित्रों, इसके अपने परिवार का तीसरा तो अब मैं सीधा ही लिख सकता हूं, यही है। और ये सीधा ही क्या हो गया? षड्यंत्र। अब आपको ही पता होना चाहिए, इस तीसरे का तीसरा, आधे का आधा, सामने स्वर नहीं था इसलिए आधे का आधा रह गया, ये हो गया षड्यंत्र। कौरवों ने रचा ही था, ध्यान रखना, पांडवों को हराने के लिए, षड्यंत्री कहते हैं। शकुनी मामा उसमें सबसे बेस्ट थे, आपको आना चाहिए। उसी प्रकार जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे उदाहरण है सतधन आचार। बहुत अच्छा शब्द है, पूछा जाता है सदाचार। देखिएगा, सबसे पहले देखिए, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला है, हलंत हलंत है, प्लस प्लस है। फिर यहां पर या तो तीसरा होना चाहिए, या स्वर होना चाहिए, या यरलवर होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि भाई यहां पर क्या आया? यहां पर स्वर आ गया। तो ये कह रहा है कि मैं अपने परिवार के तीसरे में चला जाऊंगा। इसके अपने परिवार का तीसरा तो यही है, द। मैंने कहा जब तक कोई वर्ण आधा होता है तब तक तो वो वर्ण भी आधा ही होता है। लेकिन मित्रों, इस वर्ण के सामने स्वर की मात्रा है, यानी अगर किसी भी वर्ण में स्वर की मात्रा मिला ली जाती है तो वो वर्ण क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। यहां पर ए की मात्रा होती तो हम ए में बदलते, यहां पर आ की मात्रा है इसलिए हम आ में बदल रहे हैं। यहां ई की मात्रा होती तो हम ई में बदलते हैं, या ओ की मात्रा होती तो हम यहां पर ओ में बदलते। और शब्द क्या बन गया? सदाचार। बहुत अच्छा शब्द है, जिसका आचार अच्छा है। सदाचार ध्यान रखना है, शत आपके गलती नहीं होनी चाहिए, उपसर्ग में पूछा जाता है। और आचार हो सकता है कि आचार की जगह पेपर सेटर एचआर दे दे। एचआर कोई शब्द नहीं होता है, एचआर में कोई उपसर्ग नहीं होता है, ध्यान रखना है। आचार में उपसर्ग है आ। हाँ, आचार का मतलब व्यवहार होता है, एचआर कोई नहीं होता। तो सदाचार आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार अगले उदाहरण देखिएगा, एक बहुत शानदार उदाहरण है जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्राकधन ऐतिहासिक। बहुत अच्छा उदाहरण है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसी प्रकार ये उदाहरण भी पूछा जाता है। वाकधन इस। उसी प्रकार ये शब्द भी पूछा जाता है।
सट धन आनन। बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये शब्द क्यों आते हैं अभी आपको बता देंगे, इसकी वजह होती है। देखो, ये शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है। गलती हो जाती है, गलती भी केवल एक जगह होती है, वो भी अभी आपको बता देंगे। लेकिन पहले देखो, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, पहले के सामने हलंत, उसके सामने प्लस, उनके सामने या तो तीसरा होना चाहिए या स्वर होना चाहिए या य र ल वे, इनमें से कोई एक चीज होगी। तो ये पहला कह रहा है मैं मेरे परिवार के तीसरे में चला जाऊंगा, ठीक। तो फिर यहां पर क्या आया, स्वर आ चुका है। इसका मतलब ये पहला कह रहा है, क्लियर है, आ गया स्वर, मैं मेरे परिवार के तीसरे में चला जाऊंगा और मेरे अपने परिवार में जाऊंगा। कोई भी अपना परिवार नहीं छोड़ के जाएगा, यानी इसके अपने परिवार का तीसरा तो यही है। जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो आधे वर्ण का आधा ही होता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन देखो, अगर किसी वर्ण के सामने स्वर की मात्रा होगी तो जो भी आपका वर्ण आधा है वो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आधे वर्ण का आधा ही होता है। लेकिन किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर ले लोगे, वर्ण वापस आधा हो जाएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा है किसी भी वर्ण में स्वर की मात्रा को जोड़ दोगे तो आपका जो भी वर्ण होगा वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यानी पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, प्रागैतिहासिक। बहुत अच्छा शब्द है, पूछा जाता है हर जगह, ये शब्द पूछा जाएगा। देखो, संधि के अंदर तो ये पूछा ही जा रहा है, अच्छा शब्द है। लेकिन शब्द शुद्धि में अगर आपको पेपर सेटर पूछेगा तो 100% इस तरीके से लिख के ही देगा। और केवल मात्र यहां गलती होगी, यहां एक मात्रा लगा के दे देगा, जबकि शब्द शुद्धि में पता होना चाहिए दो मात्रा आती है, इसलिए ये शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। विशेष तौर से ध्यान रखोगे, प्रागैतिहासिक पूछा जाता है। प्राक का मतलब तो पहले होता है, ऐतिहासिक में मूल शब्द इतिहास है। प्राक एक उपसर्ग भी है, आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब पहले होता है, यानी इतिहास से पहले। यानी ये उस समय की प्रागैतिहासिक एक काल था हिस्ट्री के अंदर। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है उस काल के अंदर जो भी हमें साक्ष्य मिले थे वो लिखित रूप में नहीं थे, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद में ऐतिहासिक काल आया था। ऐतिहासिक काल में जो भी इतिहास, क्योंकि ऐतिहासिक में मूल शब्द इतिहास होता है, यानी इस काल में जो भी हमें साक्ष्य मिले थे वो लिखित रूप में मिले थे, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बहुत अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, संधि में पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है, और शब्द कहीं जगह पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आ जाता है। उसके बाद में देखिएगा वाक्धन इस, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, पहले के साथ हलंत, उसके सामने प्लस, उनके सामने स्वर हो तो ये पहला तीसरे में चला जाएगा, अपने परिवार के तीसरे में जाएगा। तो मित्रों आपको ही पता है इसके अपने परिवार का तीसरा तो ये ही है। मैंने कहा जब भी कोई वर्ण आधा होगा, आधे वर्ण का आधा ही होगा। लेकिन किसी भी वर्ण में स्वर की मात्रा जोड़ ली जाती है तो आपका जो भी वर्ण आधा होता है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ इसमें जो यहाँ पर मात्रा होगी वो यहाँ पर जुड़ जाएगी और उदाहरण आपका इस तरीके से बन जाएगा। वागीश, बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखो, वागीश जब भी पेपर सेटर पूछेगा, बड़े ढंग से पूछेगा, वो वागीश के सामने आपको ये वाला उदाहरण भी देगा, वारिस भी देगा, इसी के साथ में वो रखेगा हरीश भी रखेगा। इस तरीके से आपको चक्रव्यूह में फंसाएगा। फिर हो सकता है कि वो कह दे कि किसमें दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि यहां पर दीर्घ संधि है, यहां पर दीर्घ संधि है, लेकिन यहां पर दीर्घ संधि नहीं है, यहां पर व्यंजन संधि है। इसलिए ध्यान रखना, बनी हुई संधि को तोड़ के देखना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। वैसे जो भी गड़बड़ करेगा पेपर सेटर वो आपके पहले यहाँ पर क्लियर कर दिया है, उनके कुछ भी नहीं करेगा, जो यहाँ कर रहे वही होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिएगा सडानन उदाहरण देखिएगा, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, पहले के सामने हलंत, उनके सामने प्लस, फिर यहाँ पर तीसरा आ सकता है, स्वर आ सकता है, यरा लवरा आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आया, स्वर आया। तो ये पहला कह रहा है मैं मेरे परिवार के तीसरे में चला जाऊंगा। मित्रों इसके अपने परिवार का तीसरा तो यही है। जब तक ये वर्ण आधा है तब तक ये वर्ण भी क्या है, आधा है। लेकिन
अगर किसी वर्ण के सामने स्वर की मात्रा हो तो वो उस वर्ण में जुड़ जाती है, और वो जो भी वर्ण आपका आधा होता है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ध्यान रखना, क्यों पूरा हो जाता है, क्योंकि इस वर्ण के अंदर स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। और जैसे ही इस वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ती है, उदाहरण आपका क्या बन जाता है, सडानन बन जाता है। अब देखो, पेपर सेटर सडानन को जब भी पूछेगा तो इस तरीके से ही पूछेगा, जैसे दशानन, सडानन, गजानन, पंचानन ऐसे दे देगा। फिर आपको लगेगा सब में आनन आनन आ रहा है, आपको वो कहेगा निम्न में से किस विकल्प में संधि भिन्न है, तो आपको पता होना चाहिए दशानन एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, दस धन आनन। गजानन एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, गजधन आनन। पंचानन दीर्घ संधि का उदाहरण है, पंचधन आनन। लेकिन सडानन सटधन आनन एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो भिन्न विकल्प कौन सा हो गया, सडानन। वैसे सभी के अंदर जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सभी शब्दों में बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि सडानन जो आपका जो पर्यायवाची है वो किसका पर्यायवाची माना जाता है, कार्तिकेय का पर्यायवाची है। थोड़ा सा ध्यान रखना, सडानन किसका पर्यायवाची है, कार्तिकेय का पर्यायवाची है। उसी प्रकार और देखिएगा, जैसे एक उदाहरण आता है, बहुत अच्छा उदाहरण है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, ये वाला सतधन उपदेश वाला पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तत्धन उपरांत वाला भी पूछा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण एग्जाम के अंदर हूबहू पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, गलत कर देते हो तुम लोग। अब देखिएगा, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहले के सामने हलंत, उनके सामने प्लस, फिर उनके सामने या तो तीसरा हो सकता है, या स्वर हो सकता है, या यरल वर हो सकता है। तो ये पहला तीसरे में चला जाएगा और अपने परिवार के तीसरे में जाएगा। मित्रों, इसके अपने परिवार का तीसरा आपको पता है, यही है, जब तक कोई वर्ण आधा है तब तक वो वर्ण भी आधा होगा। लेकिन किसी भी वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ जाती है तो वो वर्ण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आपको पता है यहाँ पर ऊ की मात्रा है, तो हमने भी यहाँ पर ऊ की मात्रा ले ली और उदाहरण बना दिया है सदुपदेश। मित्रों, शब्द शुद्धि के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से दिया जाएगा और तुम लोग गलत कर दोगे। सदुपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है। उदाहरण यहाँ पर तोड़ के देखते हो तो पता चल जाता है कि हम संधि के साथ में संधि भी सीख रहे हैं, शब्द शुद्धि भी सीख रहे हैं, उपसर्ग भी सीख रहे हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी सीख रहे हैं। इसका मतलब है संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह चलेगा, आपके ध्यान रखना है। तो सतधन क्या हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहले के सामने हलंत, उसके सामने प्लस हो, उनके सामने या तो किसी भी वर्गीय तीसरा हो सकता है, या सारे स्वर हो सकते हैं, या य र ल वे हो सकते हैं। तो ये जो पहला है ये कह रहा है कि मेरे सामने अगर ये शर्तें आ जाती है तो मैं मेरे परिवार के तीसरे में चला जाऊंगा। तो इसके परिवार का जो तीसरा है वो क्या है, दे है। मित्रों, जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो आधे वर्ण का आधा ही होता है, लेकिन किसी वर्ण के सामने स्वर की मात्रा होती है तो वो जो वर्ण आधा होता है वो वर्ण पूरा हो जाता है। इस वर्ण के सामने स्वर की मात्रा है और ये क्या बन गया है, ये पूरा बन गया है और बन गया उदाहरण आपका तदुपरांत। क्या बन गया, तदुपरांत। शब्द शुद्धि के अंदर आपको पता होना चाहिए, तदुपरांत की जगह आपको पेपर वाला तदुपरांत देगा, जो क्या है, गलत है। ऐसी चीजें अगर आपको ढंग से संधि आती है तो मैं ये मानता हूं जिस व्यक्ति को संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं उसको शब्द शुद्धि पूरी आती है। क्यों, क्योंकि शब्द शुद्धि पूरी की पूरी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पे टिकी हुई है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को वाक्य शुद्धि सीखना है तो उसको वो संज्ञा, समास, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये वाले अगर टॉपिक आते हैं
तो मैं ये मानता हूं उसको वाक्य शुद्धि पूरी आती है। इसका मतलब अगर आप शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि रटते हो तो आपकी बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे टॉपिकों में कभी गलती नहीं करे। हिंदी सारी जुड़ी हुई है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक की सहायता करता है, इसलिए हिंदी को कभी छोड़ के ना पढ़े। पहले पूरा टॉपिक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़े, फिर कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। व्यंजन संधि का ये पहला नियम हो गया है। व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखिए, बिल्कुल इजी है अगर आप इस तरीके से संधि को पढ़ते हैं तो। देखिएगा, व्यंजन संधि का दूसरा नियम, किसी भी वर्गीय व्यंजन का फिर पहला, लेकिन उसके सामने क्या होना चाहिए? पांचवा होना चाहिए। वापस सुनिएगा, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला हो सकता है, जैसे क चढ़ तब पहला हो सकता है, लेकिन उनके सामने क्या होगा? पांचवा होगा। तो ये जो पहला है ये कह रहा है कि अगर मेरे सामने कोई भी पांचवा आ जाए तो मैं मेरे अपने परिवार के पांचवे में चला जाऊंगा, यानी इसका जो भी अपना परिवार होगा उसके पांचवे में चला जाएगा। इसका मतलब एक बात तो आपको पता चल ही गई कि अगर बनी हुई संधि में अगर आपको 55 दिखते हैं तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और 55 में भी ये पांचवा पहले में चला जाएगा, ये आधे में चला जाएगा। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे उदाहरण आ रहा है, वाकधन में सटधन मास। देखिएगा, बिल्कुल इजी है। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, उसके सामने हलंत, बिल्कुल हलंत भी है, ठो ठीक, प्लस प्लस भी है। फिर आना चाहिए पांचवा। ये देखो पांचवा भी आ गया। तो यानी कि ये प्रक्रिया यहां पर लग चुकी है। तो ये पहला कह रहा है मैं पांचवे में चला जाऊंगा। ये देखो, ये पहला कह रहा है कि मैं पांचवे में चला जाऊंगा। आपको पता है इसका पांचवा यही है। एक वो ध्यान रखना, ये वाली गलत है, वो नीचे लगाते वो ड है, ये अंग है, गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये आधा है तो ये भी क्या होगा? आधा होगा। अब आपको वापस लिखना है तो ये आपने वापस लिख दिया और ये बन गया वांग में। बहुत अच्छा शब्द है वांग में। अच्छा शब्द क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कहाँ पूछा जा रहा है? संधि में पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है वांग में व्यंजन संधि है। दूसरी जगह ये कहाँ पूछा जा सकता है? शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है, क्योंकि शब्द शुद्धि में वांग में कहीं बार आता है। वांग में गलत लिख देते हो आप लोग, बोलते भी वांग में नहीं हो, वाड़ में बोलते हो। जैसे किसी को मारवाड़ी में बाढ़ में नेकना है जैसे, हाँ। उसके बाद में और ये कहाँ आ सकता है मित्रों? और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ सकता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में होता है। वांग में का मतलब होता है वाणी का विकार, यानी कि जहां वाणी का विकार होता है उसे वांग में कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा, जैसे सटमास, बनी हुई संधि के अंदर मित्रों किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, पहले के सामने हलंत, उनके सामने प्लस, उनके सामने ये पांचवा हो तो ये पहला किस में चला जाएगा? ये अपने परिवार के पांचवे में चला जाएगा। ये अपने परिवार के पांचवे में चला गया। आपको मैंने कहा कि जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो आधे वर्ण का आधा ही होगा। मैंने आपको कहा था जिस वर्ण के पास में डंडी होती है उसको आधा करने के लिए उसकी डंडी को हटा देते हैं, लेकिन जिस वर्ण के पास में डंडी नहीं होती है उसको आधा करने के लिए उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। अब इस वर्ण के पास में तो डंडी है इसलिए इसको हटा दी और हमने इस तरीके से संधि बना दी सणमास। अब मैंने कहा था बनी हुई संधि के अंदर अगर आपको 55 दिखते हैं तो व्यंजन संधि है। बनी हुई संधि के अंदर अगर आपको 55 दिखते हैं तो व्यंजन संधि है। 55 का मतलब ये भी पांचवा है, ये भी पांचवा है, ये भी पांचवा है, ये भी पांचवा है। इसका मतलब बनी हुई संधि में जहां आपको 55 दिखते हैं वहां पर व्यंजन संधि होती है। 55 में जो पहला पांचवा वाला है वो पहले में जाके आधा हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ध्यान रखना है। जैसे आपने सटमास कर लिया है उसी प्रकार देखिएगा, जैसे उदाहरण आया ततधन में आया उसी प्रकार देखो, जैसे आया उत्तधन मूलन आया। अब देखिएगा किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, पहले के सामने हलंत, ये हलंत, फिर ये प्लस, फिर ये पांचवा, ये पांचवा है।
तो ये पहला अपने परिवार के पांचवे में चला जाएगा। आपको पता है इसके अपने परिवार का पांचवा ये न है, तो ये आधा है तो ये भी आधा है। अब इस वर्ण के पास में डंडी है तो इसको आधा करने के लिए इसकी डंडी को हटाया और शब्द बन गया तन में। बनी हुई संधि में आपको 55 नजर आ रहे हैं, तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। उसी प्रकार देखिएगा उत्मूलन, ये उन्मूलन होगा। रोपण के अंदर पूछा जाता है, गलत कर देगो। विलोम शब्द में कई बार पूछा जाता है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है, ध्यान रखना। देखिएगा किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला पांचवा, तो पहला पांचवे में चला जाएगा। अब सीधा ही लिख सकता हूं यार, आपको खुद को समझ में आ चुकी है, कहीं बार से काफी देर से समझा रहा हूं। ये हो गया भाई साहब उन्मूलन। ये देखो ये भी पांचवा है, ये देखो ये भी पांचवा है, ये 55 हो गए। यानी अगर आपको इतना तरीका समझ में आया है तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम अब आपको आता है। तीसरा नियम देखिएगा, तीसरा नियम देखो, अगर प्लस के पहले आपको में हलंत दिखता है तो क्या करना है? में हलंत को अनुस्वार के अंदर लेके चले जाओगे। किस में लेके चले जाओगे? अनुस्वार में लेके चले जाओगे। और अगर इस बिंदी को वर्ण में लेके जाना है तो किस में लेके चले जाओगे? में हलंत के अंदर लेके जाओगे। और ये इसका ये नियम कंप्लीट, और इनसे जो ये शब्द बनेगा तो फिर क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए सम क्या है मित्रों। सम एक उपसर्ग है, और अगर किसी उपसर्ग में हलंत आता है तो फिर वो उपसर्ग कौन सा हो जाता है? संस्कृत का हो जाता है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक सम ऐसा भी आएगा जिसमें हलंत नहीं होगा लेकिन उपसर्ग तो वो भी होगा। यानी कि इस उपसर्ग में क्या नहीं है? इस उपसर्ग में हलंत नहीं है। और जिस उपसर्ग में हलंत नहीं होता है वो उपसर्ग कौन सा माना जाएगा? हिंदी का माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? हिंदी का। हिंदी का मतलब क्या हो गया? तद्भव हो गया। और संस्कृत का मतलब क्या हो गया? तत्सम हो गया। यानी तत्सम और तद्भव का भी पता चलना चाहिए। दो उपसर्गों का पता चल रहा है, संधि आपकी व्यंजन चल रही है, आपको पता होना चाहिए। अब उदाहरण देखिए जैसे उदाहरण आया सम प्लस सार, बिल्कुल इजी है, कर लोगे। देखो मैंने कहा प्लस से पहले में हलंत दिखता है तो में हलंत किस में चला जाएगा? अनुस्वार में चला जाएगा। और यूं चला जाएगा पहले में, तो प्लस के पहले में हलंत दिख रहा है तो में ये जो हलंत है वो किस में चला जाएगा? वो अनुस्वार में चला जाएगा। तो ये में हलंत ये अनुस्वार में गया और ये संधि बन गई संसार। बिल्कुल इजी है। अब मैं उल्टा लिख के देख लेता हूं, देख लो। ये मैंने लिख दिया संवाद, तो आपको मैंने कहा अनुस्वार किस में चला जाएगा? में हलंत में चला जाएगा। अनुस्वार किस में चला जाएगा? अनुस्वार में हलंत में चला जाएगा। ये फिर बन गया हलंत, ये आ गया फिर समधनवाद, ये हो गया संवाद। अब मैंने कहा किसी भी उपसर्ग में हलंत होता है तो फिर वो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? फिर वो उपसर्ग संस्कृत का हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। हिंदी इस तरीके से पढ़ो, जिंदगी में एक दूसरे से जोड़ के पढ़ोगे, मजा भी आएगा। अब देखो अच्छे अच्छे उदाहरण देखिएगा। जैसे उदाहरण आया समधन्यासी। अब देखो में किस में चला जाएगा? अनुस्वार में चला जाएगा। में किस में चला जाएगा? अनुस्वार में चला जाएगा। उदाहरण क्या बन गया? सन्यासी। मैं सन्यासी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सन्यासी शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए ये भी लिखा हुआ आता है और ये भी लिखा हुआ आता है। ध्यान रखना दोनों ही सही है, लेकिन जब दोनों ही आ जाएं तो ज्यादा महत्व किसको देंगे? उस समय ये वाला सन्यासी सही माना जाएगा। ये लिखा हुआ जरूर है कुछ किताबों के अंदर, सही ये भी है, लेकिन जब दोनों की वैरायटी तय की जाएगी तो प्रमाणिक किसको कहेंगे? तो इस सन्यासी को प्रमाणिक कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इसको मान्यता देती है, इनको मान्यता नहीं देती है। इसलिए ये ध्यान रखना दोनों आ जाए तो ये सही है, ये ना आए तो उस समय आप इसको कर देना। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थी होता है, ध्यान रखना। समधन्यासी व्यंजन संधि होती है। उसी प्रकार देखिएगा
जैसे उदाहरण आया मृत्युंजय, बहुत अच्छे उदाहरण है। देखो मृत्युंजय अच्छा उदाहरण है। आपको अनुस्वार जैसे ही दिखा है उसको किस में डालना है, उसको में हलंत में डालना है। ये डाला में हलंत में, फिर लिख दिया इसको मृत्युंजय। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया है, अर्थात ध्यान रखना है शिव जी है, ये शिव जी का पर्यायवाची है जिसने मृत्यु को जीत लिया। अब कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, अब तुम भी कर सकते हो, ध्यान रखना है। जैसे संरक्षण है, कुछ भी कर सकते हो। जैसे संविधान है, जैसे सहार है, जैसे संकल्प है, जैसे संगम है, कर सकते हो तुम। जहां जहां अनुस्वार दिखता है व्यंजन संधि, अनुस्वार को संधि विच्छेद में बदलते समय, अनुस्वार को संधि विच्छेद में बदलते समय में हलंत के अंदर डाल दीजिए, संधि कंप्लीट हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आज आपकी व्यंजन संधि इतनी करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां पर आपके फिर व्यंजन संधि चलाएंगे। 2 या 3 क्लासों के अंदर आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी और कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि सवाल 1 मिनट में सही हो जाता है।